गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एटॉमिक रेडियस, एक एटम की रेडियस की, एटॉमिक साइज की। साइज को एक्सप्रेस किया जाता था किस टर्म में? रेडियस की टर्म में। एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है, तो यहां से लेके जो बाहर वाले शेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है? मेनली दो फैक्टर्स, एक नंबर ऑफ शेल पे और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। क्या कह रहा हूं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो शेल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो शेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ईएनसी बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फ्रैंको, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको निमोनिक्स बताई थी, या शक्ति विकर्मण, फ्रैंको, निकल, कॉपर, जिंक। बहुत सारी निमोनिक्स है, आपको जो भी अच्छी लगे आप याद कर सकते हैं। तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब इन्हें सेम पीरियड अगर हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्या करते हैं? टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एक चीज। दूसरी चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तीन चीजें हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं सेम पीरियड की, तो वहां पर नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। बट आपको पता है एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन किससे रिलेटेड है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड है। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। बट हमारे पास हम ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूँ, सेम लाइक दैट सेकंड और थर्ड के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है? साइज पहले क्या करता है? डिक्रीज होता है। यहां पर क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और फिर यहां पर साइज क्या होता है? फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर ऐसी वेरिएशन क्यों आ रही है?
इसका रीजन, अगर मैं नट एंड शेल बात करता हूं, मैं टू द पॉइंट में ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करता, तो मैं एक ही बात के ऊपर आऊंगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आपको पता है क्या चीज सेम रहती है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28, 29 और 30। तो यहां पर देखिए क्या चीज बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज बढ़ती है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो क्या चीज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या चीज बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या चीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, और साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं नेट एंड शेल यहाँ पे एक ही बात लिखूंगा, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, शील्डिंग इफेक्ट से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट जैसे मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s2 3d1। तो ये न्यूक्लियस है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे, वो सबसे पहले 4s में, उसके बाद बढ़े जाएंगे इसमें 3d। ठीक है, अब आपको पता है डी का क्या होता है, डी का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। डी की डबल डबल शेप होती है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s1, ये न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। अट्रैक्ट करने का दूसरा मीनिंग क्या है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो क्या चीज ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने क्या हो रहे हैं, स्टार्ट। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं डी में, तो डी के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो डी की इंटरफेरेंस बढ़ेगी। डी क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट कम था, 1 का 2 का थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3 का और ज्यादा होगा, 4 का और ज्यादा होगा, 5 का और ज्यादा होगा। तो अब पहले था डी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, जो ENC था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, वो ऑलमोस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट के क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। देखो मैं क्या कह रहा था, ध्यान से सुनिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट साथ के साथ क्या कर रहे हैं, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और वो अपना शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और इन केस में क्या हो रहा है, आयरन कोबाल्ट निकल के केस में क्या हो रहा है, जो शील्डिंग इफेक्ट है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। अगर ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, इसलिए इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब यहां पर कॉपर एंड जिंक का केस में क्या होता है, यहां पर कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1 और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। यहां पर D क्या हो चुका है,
बी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो एक्सीड कर रहे, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके कंपैरिजन में क्या था, कम था। तो स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शंस बढ़ गई, रिपल्शंस की वजह से शेल क्या करेगा, एक्सपेंड कर गया। और शेल जब एक्सपेंड करता है तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जिंक के केस में तो देखो एस भी फुल्ली फिल्ड है और डी भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो वहां पर तो और ज्यादा रिपल्शंस है। इसलिए जिंक का जो साइज होता है वो कॉपर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। बट हमने पहले पढ़ा था, ये एक्सेप्शंस हैं बेटा, ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट किए करते जाइए। और यहां से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपके पास, क्या, दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, देखिए ये तो चलो दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो ये तो ट्रेंड था हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, सेम लाइक दैट यही ट्रेंड रहेगा किसके बीच में, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में। बट जब आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यूरेनियम से स्टार्ट होती है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो लेंथेनम से क्या हो रही है, स्टार्ट हो, ठीक है जी, ठीक है। तो इनका जो साइज है वो क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते थे तो हमने ये पढ़ा हुआ है साइज इंक्रीज होना चाहिए। बट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में का जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं ये कह रहा हूं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों है, ऑलमोस्ट सिमिलर है किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। क्योंकि हमारे पास जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जो हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे और एफ का तो क्या होता है, और कम क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के साथ और ज्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। किसकी वजह से होता है, कह रहे आपके पास भी हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑलमोस्ट हैव सिमिलर साइज, सिमिलर एटॉमिक रेडियस। व्हाई, तो हमारे पास क्या रीजन आएगा उसका, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड का मीनिंग क्या है, लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ही यही है, क्योंकि जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसमें एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो एफ ब्लॉक किसको बोला जाता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, तो लास्ट उनमें भरा जाता है n-2f, n-1d, और क्या होता है ns। यहाँ पे ये शेल भरा जा रहा है। अगर सपोज हमने यहाँ पे बात की थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारे पास क्या है 5s है, तो ये क्या होगा, सॉरी ये 6s है, तो ये क्या होगा 5d होगा, और ये क्या होगा 4f। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंटर कर रहा है f के अंदर, और f की होती है डिफ्यूज शेल, और
उसकी वजह से इसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो जो ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो साइज क्या होएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्लियर होगा बेटा टॉपिक। अब हम बात करते हैं किसकी बात करने जा रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मास बढ़ता है, बोलो, और एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। मास बढ़ता है, वॉल्यूम क्या करता है, देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर भी बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ेगा तो मास नंबर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं जनरली साइज क्या होता है, जनरली साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं जनरली डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बोलो क्या होनी चाहिए, बोलो बेटा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जनरली डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बट जिंक और कॉपर में से जिंक का साइज बड़ा होता है, कॉपर का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो जिंक की डेंसिटी कॉपर से ज्यादा होनी चाहिए, बट जिंक की डेंसिटी क्या होती है, कॉपर से क्या होती है, बोलो बेटा। जिंक की डेंसिटी कॉपर से क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है। लार्ज वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट। तो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, ENC बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमारे पास डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा होती है। देखो यहां पर एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यहां पर डी ब्लॉक है और यहां पर क्या होते हैं, पी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, डी ब्लॉक से एलिमेंट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करता है, तो पी ब्लॉक का साइज सबसे छोटा होता है। साइज छोटा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी डी और एस ब्लॉक से क्या होती है, ज्यादा होती है। एस ब्लॉक का साइज सबसे बड़ा होता है और साइज बड़ा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और डी ब्लॉक का साइज एस और पी के बीच में, तो डी ब्लॉक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से ज्यादा होती है, बट पी ब्लॉक से क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जी। वैसे क्या होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। कहने का मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो बट यहां पर हम कंपेयर करें जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, R180
3d10 4s2। तो जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, कन्फिग्रेशन क्या होगी, r18 3d10 4s1। सेकंड जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सी एनर्जी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कन्फिग्रेशन हो जाएगी r18 3d10 4s1। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, सेकंड आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है फुल्ली फिल्ड शेल में से फर्स्ट। और आपको पता है फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है फुल्ली फिल्ड। तो वैसे तो क्या होना चाहिए था, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जिंक फुल्ली फिल्ड है और फुल्ली फिल्ड सबशेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है हाफ फिल्ड में से। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वैसे तो दोनों स्टेबल होते हैं, बट उनमें से ज्यादा स्टेबल होता है फुल्ली फिल्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है हाफ फिल्ड में से और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है फुल्ली फिल्ड में से। क्लियर है? तो ये थे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो आपको पता है क्या, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। व्हाई दीज आर मेटल्स, मेटल्स इसलिए हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे वो उतनी ही बढ़िया क्या होती है, मेटल होती है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए हमने अभी पढ़ा क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये एलिमेंट्स मेटल हैं, क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये क्या करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास किसकी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो जो मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उतना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। डी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास सीरीज का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, n-1 d10 ns2। जैसे थर्ड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज था तो जी की कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2, फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा वीक है।
और वीक होने की वजह से वो क्या होते हैं हमारे पास, वीक होने की वजह से उनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एटोमाइजेशन एनर्जी। एटोमाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो भी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एटोमाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी एटोमाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कलर क्या करते हैं, शो करते हैं। अब कलर भी किसकी वजह से होता है, कलर भी होता है, कलर होता है ट्रांजिशन की वजह से। तो डी के अंदर दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक dxy dyz और dxz, और एक होता है dx² - y² और dz²। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एक्साइटेशंस। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, वहां पर पर्टिकुलर वेवलेंथ रिलीज करेगा, फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ रिलीज करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर शो करेगा। और इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होगा जब क्या है, वहां पर अनपेयरिंग है। अगर पेयर्ड है तो वो कैसे जंप करेगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, ज्यादातर के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं, और इसलिए वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। बट जिंक, कैडमियम और मरकरी के सॉल्ट क्या होते हैं, वाइट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जिंक और कैडमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर एक्साइटेशन नहीं होगी और वहां पर वो क्या होते हैं, जनरली वाइट होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो भी हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-1d और ns। ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, डी वाले और एस वाले क्या करते हैं, बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इनमें क्या होता है, स्लाइट एनर्जी डिफरेंस होता है। n-1d और ns में क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से क्या है, दोनों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में क्या कर जाते हैं, पार्टिसिपेट कर जाते हैं। इसलिए देखो अगर s वाले करते तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आते, अगर d वाले क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से है, दोनों की वजह से है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से, किसकी वजह से, ns की वजह से। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमारे पास अगर मैं मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज, तो मैग्नीज क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। कितनी होती है, +7 होती है। क्यों, क्योंकि मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, डी वाले भी और एस वाले भी। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 7। तो ये क्या करेगा, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है। कोई कंपाउंड बताओ जहां पर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो Mn2O7। ठीक है जी। KMnO4, KMnO4 के ऊपर +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो Mn के ऊपर 4 निकालोगे कितना आएगा, +7 आएगा। क्योंकि 1 + x - a = 0, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +7 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में और भी जो पेंडिंग प्रॉपर्टीज हैं 2-3 उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इनका जो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है, डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, एक KMnO4 है, एक क्या है K2Cr2O7। तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर हम लोग डी ब्लॉक में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एंड सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स KMnO4 एंड K2Cr2O7, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वही डिस्कस करूँगा। उसका ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर आप लोग पहले से ही पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये है बेटा हमारा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।